आधी रात को सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवा अपना जोर पेड़ों के पत्तों पर दिखा रही थी। बिजली के जाते ही चार दीवारी के भीतर चैन से सोए हुए राजन की आंखें खुलती हैं। राजन की नजरें छत की दीवारों पर जाती हैं। पंखा धीरे धीरे आवाज करते हुए बंद हो गया। राजन कसमसाते हुए उठता है। अरे यार, इस जगह की यही समस्या रहती है। थोड़ी सी हवा तेज हो ही नहीं कि बिजली गुल हो जाती है। राजन अपने ऊपर से चादर हटाते हुए कमरे की खिड़की खोलता है। तेज हवा का झोंका राजन के चेहरे से होकर गुजरती है। राजन अपने हाथों से हवा के झोंकों को रोकने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन धूल का एक कण राजन की आंख में चला जाता है। आउच! राजन की कराहती आवाज से नेहा की नींद में खलल पड़ती है। अपनी आंखें खोलते हुए नींद से भरी आवाज में कहती है, क्या हुआ? यार, आंखों में शायद कचरा चला गया है। जब पता है बाहर तेज हवा चल रही है तो खिड़की खोलने की क्या जरूरत थी? नेहा बिस्तर से उठते हुए अपने साड़ी के पल्लू से राजन की आंखों को आराम देने की कोशिश करती है। नेहा को ऐसा करता देख राजन नॉर्मल होता है। राजन एक टक लगाए नेहा की आंखों में देखते रहता है। नेहा राजन को देखकर शर्माते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो? हटो यहाँ से। यार, इस अंधेरे में भी तुम्हारा चेहरा कितना चमक रहा है। चुप रहो, जाकर मीटर चेक करो, कहीं मीटर से लाइट की प्रॉब्लम तो नहीं। अरे रहने दो ना यार, बहुत टाइम बाद हमें इतने करीब आने का मौका मिला है। राजन नेहा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। बच्चे आ जाएंगे, छोड़ो मुझे। राजन चुप्पी साधे हुए नेहा के करीब आ रहा होता है। तभी बगल के कमरे से चीखने की तेज आवाज आती है। राजन झट से टेबल लैंप के नीचे वाली ड्रॉर से टॉर्च निकालकर बगल के कमरे में जाता है। नेहा भी राजन के पीछे जाती है। कमरे में पहुंचते ही राजन और नेहा देखते हैं कि रोहन और दिव्या कमरे के एक कोने में एक दूसरे से सटकर कांपते हुए बैठे हैं। नेहा दरवाजे से दौड़ते हुए दोनों बच्चों के पास जाती है। दिव्या रोहन की बड़ी बहन थी। दिव्या कांपते स्वर में अपने हाथ की उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, मम्मी, वहाँ पर एक लंबे बालों वाली औरत खड़ी थी जिसकी आंखें चमक रही थी। इतना कहकर नेहा अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। रोहन भी अपनी माँ से लिपट चुका था। राजन कमरे के बाहर टॉर्च मारकर चारों तरफ देखता है, वहां कोई भी नहीं था। राजन अपने बच्चों के पास आता है और कोई डरावना सपना देखा होगा करके शांत करने की कोशिश करता है। राजन देखता है कि रोहन ने अपनी पैंट पर पेशाब कर लिया है। राजन रोहन की नई पैंट लेने के लिए कमरे में मौजूद अलमीरा की तरफ कदम बढ़ा ही रहा होता है कि किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। राजन टॉर्च लेकर किचन की तरफ जाने लगता है। राजन हॉल में पहुंचा ही था कि पूरे घर में बिजली आ जाती है। राजन फिर भी किचन की तरफ सरसरी नज़र मारता है। किचन वैसे का वैसा ही था, सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद थी। राजन वापस आकर सबको बताता है, शायद बिल्ली होगी, उसने कुछ बर्तन गिरा दिए थे, मैंने उठाकर रख दिए। नेहा बच्चों को संभालती है और रोहन की पैंट चेंज करवाती है। राजन कहता है, नेहा, अच्छा सुनो नेहा, आज हम बच्चों को अपने साथ सुला लेते हैं, वरना रात में ये फिर डर जाएंगे। नेहा राजन की बात पर हामी भरते हुए बच्चों को अपने कमरे में सुला लेती है। सुबह के 9 बजे नेहा बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी। राजन ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। राजन अपने रूम से हॉल में आता है। अपना ऑफिस बैग कंधे में टांगे हुए राजन नेहा को आवाज लगाता है, अच्छा नेहा सुनो, ऑफिस जा रहा हूं मैं। नेहा बच्चों को स्कूल वैन में बैठाकर घर के अंदर आती है
और राजन से कहती है, राजन, मुझे कल रात के बारे में बात करनी है। नेहा, तुम अपने दिमाग में कुछ भी उल्टे ख्याल मत लाओ यार, वो बस एक कोइंसिडेंस था। बात सिर्फ कल रात की नहीं है राजन। तुम तो हफ्ते में 2 दिन घर आते हो, बाकी दिन बच्चों के साथ मुझे अकेले रहना होता है। तुम्हें क्या पता हमारी रातें कैसी गुजरती हैं। मतलब ये कि राजन, रातों में अजीब सी आवाज़ें आती हैं। कभी किसी औरत की रोने की आवाज़ें, तो कभी किसी के हंसने की आवाज़ें पूरे घर में गूंजती हैं। मैं कब तक बच्चों को बुरा सपना कहकर झूठ बोलूँगी। अब तो उन्हें भी मालूम हो चुका है कि ये कोई सपना नहीं है। अरे यार, तुम लोग ना डरावनी मूवीज बहुत देखने लगे हो। सब तुम लोगों की दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। तुम कुछ भी बोलो राजन, लेकिन 6 महीनों से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। नेहा, तुम्हें तो पता है ना कि जब से मेरा प्रमोशन हुआ है तब से वर्कलोड कितना बढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली राजन, जब से तुम्हारा प्रमोशन हुआ है उसके 2 महीने बाद से ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। कहना क्या चाहती हो? मेरे प्रमोशन से ये तुम्हारे इल्यूजन को क्यों कनेक्ट कर रही हो? मुझे ऐसा लगता है कि किसी की जलन की वजह से ये सब हो रहा है, वरना हम लोग 2 साल से इस घर में हैं। इससे पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अरे नेहा मेरी जान, तुम इन चीज़ों को ज़्यादा सोचने लगी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये चीज़ें ना सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होती हैं। तुम्हारे ना मानने से कुछ बदल नहीं जाएगा राजन। राजन गुस्से से नेहा की तरफ देखता है और बात को ख़त्म करने की कोशिश करता है। नेहा और राजन के बीच बात अब बहस में बदल रही थी। नेहा गुस्से से राजन का हाथ पकड़कर बेडरूम में लेकर जाती है और राजन की तरफ पीठ करके अपनी कुर्ती ऊपर उठाती है। राजन की नज़र नेहा की पीठ पर पड़ती है। ये देख राजन की आंखें चौड़ी होकर बाहर आने को थी। ये सब क्या है नेहा? ये इतने गहरे निशान किस चीज़ के हैं? नेहा के पीठ पर लंबे लंबे नाखूनों के गहरे और ताजे निशान थे। यही तो मुझे नहीं पता राजन। जब भी मैं अकेले होती हूँ, आधी रात में ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे ऊपर आकर मेरे साथ गलत करता है। इतना कहकर नेहा राजन की बाहों में आकर रोने लगती है। राजन 1 महीने के लिए ऑफिस में मेडिकल लीव के लिए अप्लाई कर देता है। राजन ज़्यादा छुट्टियां नहीं लेता था और अपना हर टारगेट बिफोर टाइम पूरा कर देता था। इसलिए मैनेजमेंट ने राजन की मेडिकल लीव को 2 घंटे बाद अप्रूव कर दिया। नेहा फ्रेश होकर राजन के पास बैठती है और पिछले 6 महीनों में हुई सारी गतिविधियों के बारे में बताना शुरू करती है। रोज़ाना की तरह मैं मेड के जाने के बाद बच्चों को स्कूल भेजकर दोपहर के लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी। तभी आनंदी बुआ का आना होता है। आनंदी बुआ बहुत दिनों बाद घर आई थी। हमने इधर उधर की बातें की। बातों बातों में बुआ ने बताया कि राहुल का हमारे शहर के यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम है, तो वो राहुल के साथ आई हैं। राहुल यूनिवर्सिटी की लोकेशन पता करने गया है, कुछ ही देर में आने वाला होगा। 1 घंटे बाद राहुल भी आ जाता है। अगले दिन राहुल का एग्ज़ाम था, तो स्टडी के लिए मैंने तुम्हारा स्टडी रूम दे दिया। 3 दिन बुआ और राहुल यहाँ रहे, उसके बाद चले गए। अगली सुबह मेड की चिल्लाने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो घबराई हुई बोली, दीदी ये देखो क्या पड़ा हुआ है। मैंने ज़मीन की तरफ देखा, वहाँ मुर्गी का कटा हुआ सर, 4 नींबू, कुछ कीलें, लोहे की कीलें, चूड़ियाँ और सिंदूर ज़मीन पर फैला हुआ था। मैंने मेड को बोला, किसी ने मजाक किया होगा, इतना मत घबराओ। तब उन्होंने कहा, नहीं दीदी, किसी ने आपके घर पर टोटका किया है। और उनकी बातों को मैंने मजाक में ले लिया। उस जगह को साफ़ करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने ही उन सब चीज़ों को अपने हाथों से उठाकर डस्टबिन में डाला और फैले हुए सिंदूर को झाड़ू से साफ़ कर दिया। उसके बाद कुछ दिन कुछ भी बदलाव ना दिखा, तो मेड ने बोला कि सच में किसी ने मजाक किया होगा और हम दोनों हंसने लगे। लेकिन 2 महीनों के बाद अचानक से मेरी पूरी बॉडी में अकड़न सी होने लगी। मैंने हिलने की कोशिश की लेकिन हिल ही नहीं पा रही थी। मैंने देखा एक काली सी परछाई मेरे ऊपर आई और 15 मिनट तक मैं अकड़ी रही। उसके बाद अचानक से मेरे शरीर में जैसे जान आई और सांसें तेज़ तेज़ ऊपर नीचे होने लगी थी।
माथे पर पसीना था, मेरी नींद गायब हो चुकी थी। दोबारा मैं सो ना पाई। अगली सुबह नहाते वक्त नाखूनों के निशान मेरे शरीर पर थे। उस रात के बाद से हफ्ते में 3 से 4 बार मेरे साथ ऐसा होता है। बच्चों को किसी औरत की परछाई दिखती है, घर में कभी किसी के रोने की आवाज़ आती है तो कभी किसी के हंसने की आवाज़ आती है, कभी किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ें आती हैं। हम तीनों के साथ कुछ ना कुछ होता ही है। जब तुम आए उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल रात तो तुमने भी वो बर्तनों की आवाज़ें सुनी, और जब तुमने किचन में देखा होगा तो सारी चीज़ें अपनी जगह पर होंगी। ये बात सुनकर राजन चौंक जाता है। राजन ने किचन में क्या देखा वो नेहा को नहीं बताया था। राजन सारी बातें सुनकर हैरान था। राजन ना चाहते हुए भी नेहा की बातों को झुठला नहीं सकता था, क्योंकि नेहा के बदन पर जख्म के निशान अभी भी थे। नेहा की बातों पर राजन को ना चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ रहा था, क्योंकि सारी चीज़ें राजन के सामने थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद राजन ने अपने खास दोस्त संतोष को फ़ोन मिलाया। संतोष पैरानॉर्मल गतिविधियों पर विश्वास रखता था, और राजन की बात सुनने के बाद संतोष कहता है, यार बात तो बहुत गंभीर है, इस चीज़ के लिए एक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन भाई? यार भाई, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है आर्यन, उनसे कांटेक्ट करके देख, मैं उनका नंबर शेयर करता हूँ। रात के 9 बज रहे थे। घर के तहखाने से टाइपराइटर की आवाज़ गूंज रही थी। सोफे पे बैठी सुधा किताब पढ़ रही थी। टाइपराइटर की कैट 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 से सुधा का ध्यान टूट रहा था। आवाज़ लगाती हुई सुधा, आर्यन शोर थोड़ा कम करो ना। कुछ समय बाद टाइपराइटर की आवाज़ फिर आती है। सुधा चिल्लाकर आर्यन को आवाज़ लगाती है, आर्यन। बेडरूम से आर्यन बाहर आकर सुधा से कहता है, क्या हुआ सुधा? कब से शोर कर रहे हो? मैं तो बेडरूम में अपना काम कर रहा हूँ, मैं कोई शोर नहीं कर रहा हूँ। झूठ मत बोलो। बेसमेंट से टाइपराइटर की आवाज़ आ रही थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद आवाज़ बंद हो गई। लेकिन मैं तो लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ। तो टाइपराइटर कौन यूज़ कर रहा है? एक क्षण के सन्नाटे के बाद टाइपराइटर से पेपर रोल होने की आवाज़ आती है। आर्यन का ध्यान बेसमेंट के रास्ते की तरफ जाता है। बेसमेंट की सीढ़ियों पर आर्यन के कदम धीरे धीरे पड़ रहे थे। टाइपराइटर की आवाज़ बंद हो गई। आर्यन ने तेजी से बेसमेंट का दरवाज़ा खोला, लाइट ऑन की। पूरे बेसमेंट में सामानों के अलावा कुछ भी नहीं था। टाइपराइटर पर धूल से सना कपड़ा ढका हुआ था, जिससे साफ समझ आ रहा था कि टाइपराइटर का इस्तेमाल काफ़ी समय से नहीं हुआ है। आर्यन अपनी आंखें बंद करता है, कुछ मंत्र बुदबुदा रहा होता है। फिर थोड़े समय के बाद अपनी आंखें खोलकर पूरे बेसमेंट में नज़र दौड़ाता है। आर्यन को किसी भी प्रकार की असामान्य ऊर्जा का एहसास नहीं होता है। आर्यन लाइट और दरवाज़ा बंद करके सुधा के पास वापस आता है। अरे सुधा, वहाँ कोई नहीं था, शायद हमारा भ्रम होगा। दोनों को एक जैसा भ्रम? आर्यन कुछ जवाब नहीं देता। अगली सुबह आर्यन उठता है। सुधा घर के कामों में लगी हुई थी। आर्यन दरवाजे की तरफ न्यूज़पेपर लिए जाता है। न्यूज़पेपर उठाते वक्त आर्यन की नज़र पेपर के टुकड़े पर पड़ती है, जो किसी लेटर की तरह लग रहा था। आर्यन लेटर को उठाता है और हर बार की तरह इस बार भी ये लेटर बेनाम था। लेटर पर लिखा था, आज तुम्हें एक केस मिलने वाला है। आर्यन वापस जाकर न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है। नाश्ते के टाइम आर्यन के फ़ोन में एक अननोन नंबर से कॉल आता है। आर्यन फ़ोन उठाकर हेलो बोलता है। हेलो सर, मैं राजन मेहता दिल्ली से, मेरे एक फ्रेंड के थ्रू आपका नंबर मिला। जी कहिए। सर, हमारे घर पिछले 6 महीनों से कुछ अजीब सी एक्टिविटी हो रही है। कैसी एक्टिविटीज़? राजन अपनी सारी प्रॉब्लम आर्यन को कॉल पर बताता है। आर्यन सारी बातें सुनकर शाम तक दिल्ली आने का कमिटमेंट करता है। आर्यन अपना नाश्ता ख़त्म करके अपनी टीम को कॉल करता है।
आर्यन की टीम में अंकिता और विशाल थे। आर्यन दोनों को केस के सिलसिले में दिल्ली जाने की तैयारी करने को कहता है। अंकिता और विशाल अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। आर्यन सुधा को सारी बात बताकर घर से विदा लेता है। अंकिता आर्यन की टीम में साइकिक मीडियम थी और आर्यन टेक्निकल डिपार्टमेंट को संभालता था। 11 बजे प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर आर्यन अंकिता और विशाल का इंतजार कर रहा था। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आते ही पीछे से विशाल की आवाज आती है, हेलो सर, ओ सर जी। आर्यन पलटकर देखता है। अंकिता और विशाल दौड़ते हुए आर्यन की तरफ आ रहे थे। आर्यन के पास आते ही विशाल हांफता हुआ अपने इक्विपमेंट्स बैग नीचे रखते हुए कहता है, सॉरी सर, ट्रैफिक में थोड़ी देरी हो गई, माफ करना। ये सुनकर आर्यन हंसते हुए कहता है, बहाने मत दो, ट्रेन में सामान रखो, ट्रेन छूटने का समय हो रहा है। इससे पहले कि विशाल कुछ कहता, आर्यन ट्रेन के अंदर चला जाता है। अंकिता विशाल को चिढ़ाते हुए अपना बैग विशाल की तरफ फेंकते हुए ट्रेन के अंदर चल देती है। फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट में विशाल बैग से लदा हुआ अंकिता और आर्यन की सीट पर पहुंचते ही सारा सामान नीचे की तरफ गिरा देता है। अंकिता और आर्यन हंसते हुए सारे बैग्स को एडजस्ट करते हैं। आर्यन विशाल को पानी की बोतल देते हुए उसकी सीट पर बैठने को कहता है। ट्रेन चलने लगती है। आर्यन दोनों के साथ कुछ देर सामान्य बातें करने के बाद अंकिता और विशाल को राजन के केस के बारे में डिटेल देते हैं और अंकिता को इस केस की फाइल बनाने को कहते हैं। अंकिता लैपटॉप निकालकर अपने काम में लग जाती है। विशाल ऊपर वाली बर्थ पर अपना पैर लंबा करके सोने चला जाता है। अरे विशाल, सिर्फ 8 घंटे का सफ़र है, ऐसा ना हो कि तुम सोते रहो और हम चले जाएं। अरे मुझे पता है सर, मेरे बिना आप लोग कहीं नहीं जाओगे। आर्यन विशाल को देखकर मुस्कुराता है और अपनी किताब पढ़ने में लग जाता है। रात के 8 बजे ट्रेन दिल्ली पहुंचती है। आर्यन ने पहले ही राजन को अपने पहुंचने की खबर दे दी थी। स्टेशन से बाहर आते ही आर्यन, विशाल और अंकिता इधर उधर देख रहे थे। चारों तरफ भीड़ थी। कार, ऑटो रिक्शा और टैक्सी की आवाजाही लगी थी। आधे लोग स्टेशन से बाहर आ रहे थे, आधे स्टेशन के अंदर जा रहे थे। आर्यन अपना फ़ोन निकालकर राजन को फ़ोन मिलाता है। राजन कुछ समय बाद आर्यन और उनकी टीम के पास आ जाता है। आर्यन सभी का इंट्रोडक्शन कराता है। राजन अपनी कार के पास सभी को ले आता है। राजन और विशाल सारा सामान कार में रखते हैं और सभी कार में बैठ जाते हैं। और फिर आधे घंटे के बाद राजन अपनी कार एक 2 मंजिला घर के सामने रोकता है। आर्यन और बाकी सब कार से उतरते हैं। आर्यन घर के दरवाजे के बगल में लगे हुए नेम प्लेट पर ध्यान देता है। नेम प्लेट पर सिर्फ राजन के नहीं बल्कि नेहा, दिव्या और रोहन तीनों के भी नाम लिखे हुए थे। अंकिता डोरबेल बजाती है। घर का दरवाज़ा खुलता है। नेहा देखती है, पैरों में काले जूते, ब्लू फॉर्मल पैंट, ब्लैक शर्ट में 5 फुट 10 इंच का आदमी चेहरे पर मुस्कान लिए हुए खड़ा है। बगल में ब्लू जीन्स, ब्लैक टी शर्ट में एक पोनी टेल बांधे अंकिता को देख रही थी। नेहा पूछती है, जी आप कौन? तभी पीछे से राजन की आवाज़ आती है, अरे नेहा, ये आर्यन सर और उनकी टीम है। नेहा की नज़र राजन की तरफ जाती है। उसके साथ विशाल 2 हैवी बैग्स लिए चेहरे पर बड़े से स्माइल करते हुए आ रहा था। नेहा आर्यन को नमस्ते करते हुए सभी को घर के अंदर बुलाती है। आर्यन, अंकिता और विशाल घर को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। हॉल के सीलिंग पर बड़ा सा झूमर, दीवारों पर आकर्षित करती हुई पेंटिंग्स, बच्चों के साथ बिताए लम्हों की कुछ यादों की तस्वीरें दीवार पर लगी हुई थी। राजन का घर बहुत बड़ा था। अंकिता कहती है, लगता है बड़े प्यार और मेहनत से आपने घर को बनाया है। राजन और नेहा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस ऊपर वाले की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद है। आर्यन एक जगह खड़े होकर
पूरे घर में अपनी नज़र दौड़ा रहे थे। तब ऊपर की तरफ दाएं साइड के कमरे से काली सी परछाई आर्यन को नजर आती है। आर्यन के देखते ही परछाई पल भर में गायब हो जाती है। अंकिता आर्यन का ध्यान तोड़ते हुए इशारों में पूछती है, क्या हुआ? आर्यन ना में सर हिला देते हैं। खाना खाने के बाद आर्यन बच्चों से बातें कर रहे थे। विशाल घर के बाहर गया हुआ था। अंकिता विशाल को बुलाने जा ही रही थी कि तभी अंकिता की नज़र ऊपर के उसी दाएं साइड के कमरे पर जाती है, जहां उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। अंकिता ऊपर देखती है तो एक बुजुर्ग महिला अंकिता को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी आर्यन अंकिता और विशाल को आवाज़ लगाते हैं। अंकिता वापस से ऊपर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। विशाल और अंकिता सोफे पर बैठे आर्यन के पास आते हैं। आर्यन कहता है, सो विशाल, ये सारे इक्विपमेंट्स और ये हिडन कैमरा तुम ऊपर वाले फ्लोर पर लगाना शुरू करो, हम अभी से काम शुरू करेंगे। विशाल हाँ में सर हिलाकर अपने काम में लग जाता है। अंकिता राजन से पूछती है, राजन जी, आप 4 लोग ही रहते हैं क्या? जिस पर नेहा कहती है, हाँ, और सुबह काम वाली दीदी आती हैं। तभी बीच में आर्यन बोल पड़ता है, क्या बात है अंकिता? सर, आप साथ आइए ना। राजन घबराते हुए कहता है, कोई घबराने वाली बात है क्या मैम? अरे नहीं, आप लोग आराम से सो जाएं। ध्यान रखिए, आप सभी एक ही कमरे में साथ रहिएगा। अपने छोटे पाउच जैसी बैग से आर्यन एक छोटी सी बोतल राजन को देते हुए कहते हैं, सोने से पहले इस गंगा जल से अपने बेड के चारों तरफ एक घेरा बना लीजिएगा। राजन हाँ में सर हिलाते हुए नेहा और बच्चों को लेकर बेडरूम में चला जाता है और आर्यन के कहे अनुसार उसने बेड के चारों तरफ गंगा जल से घेरा बना लिया था। अंकिता और आर्यन ऊपर की तरफ जा रहे थे। आर्यन पूछता है, कोई बात है क्या अंकिता? तुमने ऐसा क्यों पूछा कि इस घर में उनके अलावा कोई और भी रहता है क्या? अंकिता अपनी बात कहने ही वाली होती है कि दाएं साइड के कैमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। आर्यन के कान खड़े हो जाते हैं। विशाल, अंकिता और आर्यन कॉल के थ्रू कनेक्टेड थे। आवाज़ होते ही लैपटॉप के जरिए मॉनिटरिंग करता हुआ विशाल अंकिता और आर्यन से कहता है, सर, राइट साइड वाले कमरे में कैमरा ऑफ हो चुका है एंड टेम्परेचर में गिरावट हो रही है। आर्यन और अंकिता एक्टिव हो जाते हैं। आर्यन पाउच में से एक बोतल निकालकर अपनी आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाते हुए और दरवाजे के बाहर एक सीधी रेखा में गंगा जल का छिड़काव करता है। अंकिता और आर्यन देखते हैं कि गंगा जल की बूंदें धुएं में बदल रही थी। आर्यन रूम का गेट खोलता है। गेट खोलते ही दोनों ने अपनी नाक तेजी से बंद कर ली। सर, यहाँ तो ये गंदी सी स्मेल आ रही है। अंकिता, तुम अपना मास्क पहन लो। अंकिता ने अपना मास्क पहन लिया। जैसे ही आर्यन कमरे की लाइट्स ऑन करता है, अंकिता के कानों में एक मर्दाना आवाज सुनाई देती है, चले जाओ, ये मेरा घर है। आर्यन को उस कमरे से बड़ी नेगेटिव वाइब आ रही थी। आर्यन का सर भारी हो रहा था। अंकिता के कानों में पड़ती आवाज से उसने अपने कान बंद कर लिए थे। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। अंकिता आंखें खोलकर देखती है तो सामने आर्यन अपने हाथ जोड़कर ध्यान मुद्रा में बैठकर कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। कमरे की लाइट्स फ्लक्चुएट होना बंद हो गई थी। अंकिता पूरे कमरे को देखती है। सामान इधर उधर पड़े थे। कमरे का माहौल बिल्कुल वैसा था जैसे भारी तूफान के बाद छाई हुई शांति। इसके बाद अंकिता आर्यन के करीब जाकर पूछती है, सर, आप ठीक हैं? लेकिन आर्यन से जवाब ना मिलने पर अंकिता आर्यन के कंधे पर हाथ रखती है। आर्यन का शरीर किसी गर्म लोहे की तरह तप रहा था। अंकिता ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए अपने हाथ पीछे हटा लिए। अंकिता की आवाज से आर्यन का ध्यान टूटा। वो अंकिता की तरफ देखते हैं और उसका हाथ पकड़कर उस कमरे से बाहर निकलते हैं। कमरे से बाहर निकलते ही आर्यन और अंकिता कमजोरी महसूस कर रहे थे।
दोनों लोग रेलिंग का सहारा लेते हुए जमीन पर बैठ जाते हैं। अंकिता पूछती है, ये सब क्या था सर? मुझे इतनी वीकनेस क्यों महसूस हो रही है? अंकिता, इस घर में कोई एंटिटी पहले से नहीं है, किसी की भेजी हुई नकारात्मक और भोग विलास की प्यासी एंटिटी है। क्या मतलब सर? इस एंटिटी को मोक्ष नहीं, बस वासना और इंसानी शरीर चाहिए। आर्यन के दिमाग में विशाल का ख्याल आता है। ओ माय गॉड, विशाल! हमें जल्दी से विशाल के पास जाना होगा, कहीं विशाल को तो कुछ। विशाल मॉनिटरिंग कर रहा था तो वो नीचे वाले कमरे में था। आर्यन और अंकिता देर ना करते हुए विशाल के पास आते हैं। टेबल पर लैपटॉप की स्क्रीन चालू थी। विशाल का फ़ोन ज़मीन पर पड़ा था और विशाल खुद सोफे पर पैर फैलाकर गहरी नींद में सोया हुआ था। विशाल को चैन से सोता देख आर्यन और अंकिता राहत की सांस लेते हैं। आर्यन विशाल को उठाते हैं। विशाल काम के दरमियान सोने के लिए आर्यन से माफ़ी मांग रहा होता है। विशाल को सारे इक्विपमेंट समेटकर सोने की हिदायत देते हुए आर्यन बाथरूम की तरफ चल देता है। अंकिता दूसरे कमरे में कपड़े बदलकर सो जाती है। विशाल वहीं सोफे पर ही सो जाता है। बाथरूम से बाहर निकलकर आर्यन कपड़े बदलकर घर के बाहर जाकर घर का चक्कर लगाते हुए मुआयना करने लगते हैं। आसपास पड़ोसियों के घर को देखने के बाद आर्यन वापस अंदर चल देता है। सुबह के 5 बज रहे थे। राजन के घर के पीछे बने हुए गार्डन पर आर्यन आसन लगाकर ध्यान कर रहे थे। ध्यान से उठते ही आर्यन ने सूर्य देव को प्रणाम कर अपना ध्यान पूरा किया। गार्डन पर रखी लोहे की कुर्सी पर आर्यन बैठते हुए न्यूज़पेपर उठा रहे होते हैं कि सामने से नेहा चाय लेकर आती है। चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए हुए आर्यन के लिए नेहा चाय टेबल पर रखती है और कहती है, थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से एक लंबे वक्त के बाद मैंने अपनी रात की नींद चैन से ली है। अरे कोई बात नहीं नेहा जी, ये तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी वजह से कोई सुकून से सो पाया। नेहा मुस्कुराकर वापस घर के अंदर चल देती है। राजन परेशान होते हुए आर्यन की तरफ आता है। राजन के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, जिस पर आर्यन पूछता है, क्या बात है राजन, चेहरे का नूर कहाँ गुम हो गया? सर, आप लोग ठीक तो हैं ना? क्यों, क्या हो गया भाई? सर, कल रात डरावनी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी आवाज में चीखें मार रहा हो। हमारे रूम का दरवाजा कोई तेजी से पीट रहा था। डर के कारण मैंने दरवाजा नहीं खोला। ये क्या बोल रहे हो राजन भाई? अभी नेहा जी आई थी, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। सर, नेहा और बच्चे तो चैन से सो रहे थे। मैंने कई दफ़ा उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कि वो बेहोश हो चुके हैं। अच्छा राजन जी, ये बताइए, जैसा मैंने कहा था सोने से पहले आपने वैसा किया था कि नहीं? हाँ सर, मैंने वो सारी चीज़ें की थी, लेकिन ये समस्या कब ख़त्म होगी? अच्छा राजन जी, ये बताइए, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है जिससे आपकी दुश्मनी हो या कहासुनी हो रखी हो, या किसी रिश्तेदार से आपकी ना बनती हो? सर, जहाँ तक रिश्तेदारों की बात है, उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन माता पिता के जाने के बाद रिश्तेदारों ने आना जाना कम कर दिया है। लेकिन कभी कभी छोटी बहन आया करती है नेहा से मिलने, और पड़ोसियों के बारे में मैं उतना बता नहीं सकता क्योंकि काम के सिलसिले से अक्सर मैं शहर से बाहर ही रहता हूँ। नेहा बता सकती है, 1 मिनट रुकेगा, मैं उसे बुलाता हूँ। राजन की आवाज़ से नेहा फौरन आ जाती है और आर्यन के पूछे सवाल का जवाब देती है। पड़ोसी तो हमारे अच्छे हैं। जब राजन नहीं होते और बच्चों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक आवाज़ में आ जाते हैं, मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा या बहस की नौबत नहीं आई है। अच्छा, तो ये बताइए, ज़्यादातर किस पड़ोसी का इस घर में आना जाना लगा रहता है? सर, ऐसे तो बिना बुलाए कोई नहीं आता,
और कोई प्रॉब्लम हो या कहीं बाहर जाने का प्लान बनता है तो पड़ोसियों के साथ तो सारी बातें फ़ोन पर तय हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस घर में आपके पहचान के अलावा कोई बाहर का आया हो? काम वाली दीदी आती हैं। आज से ही उन्होंने छुट्टी ली है 3 दिन की। उनके घर बेटे का जन्म हुआ है इसलिए। अच्छा, ये बताइए कोई रिश्तेदार? हाँ, छोटी दीदी आती रहती हैं, बहुत प्यारी हैं। जब भी आती हैं कुछ ना कुछ तोहफ़ा लाती हैं, कभी मेरे लिए कपड़े या घर के लिए सजावट की चीज़ें। राजन थोड़ा मुस्कुराता है। आर्यन नेहा की बात सुनकर थोड़ा सोच में डूब जाते हैं। राजन आर्यन को बोलता है, कहाँ खो गए सर? तब आर्यन राजन से पूछता है, क्या आपकी बहन की हाइट सामान्य से कम है और उसकी आंखें भूरी हैं? अक्सर वो भड़कीले रंग के कपड़े पहना करती हैं। राजन आर्यन के मुंह से ये सारी बात सुनकर दंग रह जाता है, क्योंकि आर्यन के द्वारा बताई गई राजन की बहन की पहचान मेल खाती थी। राजन के लिए आश्चर्य ये था कि आर्यन अब तक उसकी बहन से मिला नहीं, फिर भी सारी चीजें सही कैसे बता दिया। आर्यन नेहा की तरफ देखकर पूछता है, अच्छा नेहा जी, जब भी इनकी बहन आती हैं तो अपने साथ कुछ ऐसा उपहार लाती हैं जिसको लेते वक्त आपके मन में अपने पति के लिए नकारात्मक ख्याल आते हों, या खाने की चीजें ज्यादातर मीठे से संबंधित हों? आर्यन की बात सुन नेहा हाँ में जवाब देती है। राजन ये सुनकर थोड़ा किलस जाता है और कहता है, अरे आप कब से मेरी बहन की डिटेल्स मांग रहे हैं? हमारे परिवार की समस्या से उसका क्या लेना देना? लेना देना है राजन जी। आपका परिवार जिस परेशानी से गुजर रहा है उस परेशानी की वजह आपकी बहन ही है। सर, आप अपने दायरे में रहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए राजन जी, मैं जो भी कहता हूँ बिना सबूत के नहीं कहता हूँ, और रही बात मेरे दायरे की, तो मैं हमेशा अपने दायरे के भीतर ही रहता हूँ। आज आधी रात को आपके इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि मैं आपकी बहन को परेशानी का जड़ क्यों बोल रहा हूँ। इससे पहले राजन कुछ कह पाता, अंदर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। सभी अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंकिता और विशाल के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और दोनों बाहर आने के लिए दरवाजा पीट रहे थे। आर्यन दोनों कमरे के दरवाजा खोलता है और पूछता है, ये दरवाजा किसने बंद किया था? सर, हमें नहीं पता, हम दोनों तो सुबह से आपके साथ हैं। उसी समय दिव्या और रोहन घर में भाग दौड़ करते हुए खेल रहे थे। तब अंकिता कहती है, शायद बच्चों ने खेल खेल में कुंडी बाहर से लगा दी हो। हाँ राजन जी, बच्चों से ख्याल आया, आप बच्चों को कुछ दिन स्कूल ना भेजें और इस घर में रहने से इनके मेंटल हेल्थ पर गलत प्रभाव पड़ेगा, तो आप इन्हें कुछ दिनों के लिए अपने करीबी के यहाँ भेज दीजिए। छोटे बच्चों पर नकारात्मक ऊर्जाओं का असर आसानी से होता है। हाँ, मैं अपने भैया भाभी के यहाँ दोनों बच्चों को छोड़कर आ जाऊंगी। नेहा बच्चों को तैयार करने में लग जाती है। राजन अपने कमरे में चला जाता है। विशाल और अंकिता आर्यन के सुबह वाली बातों से अनजान थे। आर्यन उन्हें बताते हैं कि कल हम अधूरी तैयारी से थे, आज हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ रहना होगा। हमारा टारगेट ये है कि कल के सूर्योदय से पहले हमारा टास्क पूरा हो जाए। इस बात पर अंकिता और विशाल हामी भरते हैं। दोपहर के खाने के बाद विशाल अपने इक्विपमेंट्स को ऊपर वाले कमरे और फ्लोर पर सेट करने में जुट जाता है। अंकिता को आर्यन ने कहा था, शुरुआत से लेकर अब तक केस की हर एक डिटेल्स को मेंशन करते हुए पूरे केस को वापस से स्टडी करो, कुछ हमसे छूट रहा है। आर्यन राजन को इन चीज़ों के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुबह की बातों से अब तक राजन आर्यन से उखड़ा हुआ था। शाम तक नेहा बच्चों को छोड़कर वापस आ चुकी थी। अब सभी को इंतजार था रात के 12 बजे, जहां आर्यन अपनी बात सिद्ध करके राजन को दिखाने वाले थे। वहीं अंकिता और विशाल सुबह वाली घटना से अनजान थे। अंकिता कमरे में बैठी थी और उसके कानों में बार बार आवाज आती है, यहाँ से चली जाओ अंकिता, यहाँ से चली जाओ अंकिता, वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा, तुम्हारी जान को खतरा है।
अंकिता इन आवाज़ों को इग्नोर नहीं कर पा रही थी, तो उसने अपने कान बंद कर लिए। उसके बावजूद अंकिता को एक साथ 2 लोगों की हंसने की आवाज़ें आ रही थी। अंकिता इन सब से परेशान होकर कमरे से भागते हुए आर्यन के पास आ जाती है। आर्यन अपने आसन में बैठे थे। अंकिता बोलती है, सर मुझे कुछ आवाज़ें परेशान कर रही हैं। आर्यन ने अंकिता का हाथ पकड़ा और हिम्मत दी। ऐसा करते ही अंकिता थोड़ा नॉर्मल होती है और बोलती है, सर मैंने नोटिस किया है कल से आपको फीवर है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कल रात से बढ़ा हुआ है। आर्यन अंकिता की बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए अपने पाउच से कुछ टैबलेट्स के पत्ते निकालकर एक एक गोली अंकिता के सामने खा लेते हैं। अंकिता ये देखकर मुस्कुराती है और आर्यन के बगल बैठ जाती है। विशाल अपने इक्विपमेंट्स को सेट करके मॉनिटरिंग करने के लिए तैयार था। सब कुछ बिल्कुल शांत है। ऊपर के दाएं ओर के कमरे से दिव्या के रोने की आवाज आती है। सभी का ध्यान उस कमरे की तरफ जाता है। दिव्या की आवाज सुन राजन और नेहा सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे होते हैं कि आर्यन उन्हें रोकते हुए बोलता है, दिव्या तो अपने मामा के पास है ना, फिर वो यहाँ कैसे आएगी। ये सुन राजन और नेहा थोड़ा घबरा गए, लेकिन आर्यन की बात से उन्हें एक बात का ध्यान आया और वो दोनों अपनी जगह पर खड़े हो गए। आर्यन ने राजन और नेहा को बैठने को बोला और उनके चारों तरफ कुछ मंत्रों का जाप करते हुए एक घेरा बना दिया। आर्यन कड़क स्वर में बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी आवाजें आप लोगों को सुनाई दें, आपको इस घर से बाहर अपने पैर नहीं रखने हैं। अंकिता, तुम विशाल के साथ मॉनिटरिंग करो, वो आधे बीच में ही सो जाता है। अंकिता चली जाती है। आर्यन अपने सामने रखे हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं और विधि की शुरुआत मंत्रोच्चारण से करते हैं। 1 घंटे मंत्रों के जाप चलते रहते हैं। तब उस कमरे से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आना शुरू होती हैं। आवाजें इतनी भयानक थी कि नेहा राजन के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी और वहीं राजन इन सारी चीज़ों को देखकर दंग रह गया था। आवाजें इस कदर पूरे घर में गूंज रही थी जैसे जिंदा इंसान को आग में जलने को छोड़ दिया हो। आर्यन अपनी उंगली ऊपर वाले कमरे की तरफ करते हैं और उंगली से किसी को नीचे आने का इशारा करते हैं। दरवाज़ा जोर से खुलता है और अग्नि की लपटें तेज तेज उठने लगती हैं। लंबी लंबी अग्नि की लपटों के बाद अग्नि सामान्य तरीके से जल रही होती है। आर्यन हाथ जोड़कर अग्नि देव से उस आत्मा की भलाई के लिए कामना करते हैं। आर्यन मुस्कुराकर राजन की तरफ कहते हैं, तैयार हो जाओ राजन जी, वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको सुबह से इंतजार था। आर्यन अपना मंत्रोच्चारण करना शुरू करते हैं। विशाल वाले कमरे से चांटे की आवाजें आने लगती हैं और विशाल डरता घबराता हुआ बाहर भागता हुआ आ रहा होता है। सर सर सर, वो अंकिता पागल हो गई है, वो बेवजह मुझे थप्पड़ मार रही है। आर्यन अपने मंत्र जाप में लगे हुए थे। नेहा की नज़र उस कमरे की तरफ जाती है जहां से विशाल भागता हुआ आया था। गुर्राते हुए अंकिता कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। बाल उसके बिखरे हुए थे। अंकिता विशाल, राजन और नेहा को देखते हुए चौड़ी मुस्कान लिए हंस रही थी। सभी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो रखी थी। आर्यन ने मंत्रों को तेज तेज बोलना शुरू किया। तभी अंकिता अपनी पूरी ताकत लगाते हुए आर्यन को धक्का देने की इच्छा से दौड़ लगाती है, लेकिन जैसे ही आर्यन का स्पर्श अंकिता करती है, झटके से वो दूर जा गिरती है। अंकिता के हाथ लाल हो गए थे। विशाल अंकिता की तरफ बढ़ता है तो आर्यन विशाल को रोकते हुए कहते हैं, विशाल, तुम राजन जी के साथ घेरे में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि वो अंकिता नहीं है।